हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इस चैप्टर के लिए मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको पता है कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट क्या होता है। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बनते कैसे हैं वो तो मैं बताऊंगा, पर पेरेंट कंपनी कौन होती है, सब्सिडरी कौन होती है और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और इसका बेसिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि आपने ऐसा प्रीवियस चैप्टर खुद सेल्फ एक बार रीड कर रखा है। और मैं आपको इसका सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताऊंगा कि जो टीवायूज हैं वो कैसे सॉल्व होंगे और इजीएस्ट मेथड्स हैं। उसके लिए हम पहले करेंगे टीवायू नंबर 1, पर पहले एक चार्ट फॉर्मेट देख लेते हैं जिसके बेस्ड पर हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, जिसका नाम है कैपिटल एंड रिजर्व एनालिसिस ऑफ सब्सिडरी एज एट ईयर एंड डेट। ये सब्सिडरी का ही बनाएंगे अपन, तो इसमें फिगर्स भी सब्सिडरी के आएंगे, ये भी ध्यान रखना है। तो अपन प्री और पोस्ट दो बनाएंगे, और प्री यानी कि एट द रेट ऑफ एक्विजिशन, पोस्ट में जो भी चेंजेस होंगे वो लिखेंगे। शेयर कैपिटल सब्सिडरी के लिखेंगे, शेयर प्रीमियम सब्सिडरी का, रिजर्व या फिर अदर रिजर्व्स है तो वो यहाँ पर प्री में एट द रेट ऑफ एक्विजिशन वाले यहाँ लिखेंगे, रिटेन अर्निंग्स, एप्रिसिएशन या कोई डेप्रिसिएशन है तो जब भी हम मशीन परचेज करेंगे तब कोई ना कोई अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन है या नहीं वो देखना है। अगर है तो प्री और पोस्ट में नोट डाउन करेंगे। पीयूआरपी यानी कि प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जब सब्सिडरी सेलर है तो पोस्ट साइड में माइनस होएगा पीयूआरपी। इसके लिए क्वेश्चन करते टाइम अपन वापस से भी देखेंगे, प्री और पोस्ट की टोटल करने पर अपन को दोनों फिगर मिल जाएंगे, और उससे ये चार बॉक्स के फिगर अपन कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एच लिमिटेड ने एक एस लिमिटेड कंपनी को एक्वायर कर लिया है, और यानी कि एच लिमिटेड ने 80% एक्वायर किया है, तो 80% एच लिमिटेड का है और बाकी का 20% एनसीआई, जो कि इधर लिखा हुआ है। तो ये जो प्री का अमाउंट आएगा बॉक्स नंबर 1 में जाएगा 80% अमाउंट, और इसी का प्री का टोटल का 20% अमाउंट जाएगा बॉक्स नंबर 3 में। पोस्ट में से बॉक्स नंबर 2 में जाएगा 80% अमाउंट, और बॉक्स नंबर 4 में जाएगा 20% अमाउंट। जितने परसेंटेज की होल्डिंग है उस हिसाब से ये चारों बॉक्स में अपन फिगर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और इसमें चार वर्किंग नोट अपन प्रिपेयर करेंगे। फिलहाल के लिए अपन तीन देखते हैं। जो बॉक्स नंबर 1 है उसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1 में फिगर काम आएगा, जो वर्किंग नोट नंबर 2 के लिए है वो बॉक्स नंबर 2 काम आएगा, और वर्किंग नोट नंबर 2 है कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स का, और वर्किंग नोट नंबर 1 है गुडविल का। वर्किंग नोट नंबर 3 है एनसीआई का, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का। प्री में जो ये बॉक्स नंबर 3 आया है वो वर्किंग नोट नंबर 1 में भी काम आएगा और 3 में भी काम आएगा, और फोर्थ जो बॉक्स नंबर है वो वर्किंग नोट नंबर 3 में काम आएगा। गुडविल पहला वर्किंग नोट है। इसमें दो मेथड्स हैं, एक है नेट एसेट मेथड और एक है फेयर वैल्यू मेथड। क्वेश्चन में लिखा होगा कि कौन सा मेथड यूज करना है। अगर नेट एसेट मेथड यूज करना है तो अपन को सिर्फ गुडविल ए कैलकुलेट करनी है, यानी सिर्फ यहां तक। पर अगर दे रखा है कि आपको गुडविल एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग डेट चाहिए और फेयर वैल्यू मेथड से, तो अपन को गुडविल ए भी निकालनी पड़ेगी और गुडविल बी भी चाहिए होगी, और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो गुडविल सी मिल जाएगी अपन को, जो कि एट द डेट ऑफ एक्विजिशन की गुडविल होगी। अगर कोई इंपेयरमेंट है तो वो माइनस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखने के बाद बॉक्स नंबर 1 माइनस करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई देखेंगे कितनी गिवन है, और फिर उसके बाद बॉक्स नंबर 3 माइनस करेंगे। कंसोलिडेटेड रिटर्न अर्निंग्स के लिए बैलेंस ऑफ पेरेंट लिमिटेड देखेंगे, और वो इधर लिख देंगे बैलेंस शीट में से देखकर। बॉक्स नंबर 2 माइनस करेंगे, और जब अगर पेरेंट सेलर है तो पीयूआरपी कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग में से माइनस होगा। मैंने इधर बताया था कि जब सब्सिडरी सेलर है तो पीयूआरपी पोस्ट साइड माइनस होएगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि है टीवायू 1।
The following statement of financial position have been prepared as at 31st December 2008. कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाने डिकन्स के 31st December 2008 के डिकन ने एक्वायर किया 16,000 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ $1 शेयर इन जोन्स ऑन 1st January 2008. यानी कितने परसेंट एक्वायर किया है वो देखने के लिए देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं. इधर भी $1 पर शेयर लिख रखा है और इधर सब्सिडरी ये इसके देखेंगे कि 20,000 शेयर्स हैं, यानी टोटल शेयर्स हैं 20,000. अगर 20,000 है तो 20,000 डिवाइड बाय 1, 20,000 टोटल शेयर्स हैं और 16,000 एक्वायर किए हैं. तो 16,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100 करेंगे तो अपन को मिल जाएगा 80% का होल्डिंग. सॉल्यूशन देखते हैं. ये रहा वर्किंग नोट नंबर 1. डिकन्स ने एक्वायर किया 16,000 ऑर्डिनरी शेयर, $1 पर शेयर इन जे कंपनी. टोटल शेयर 20,000, एक्वायर्ड परसेंटेज हो जाएंगे 16,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100. अब वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे जो कि कैपिटल एंड रिजर्व एनालिसिस ऑफ सब्सिडरी एज एट 31st December 2008. इधर सब्सिडरी कौन है? जे, और पेरेंट है डी. शेयर कैपिटल में इधर सब्सिडरी का ही अमाउंट लिखेंगे क्योंकि लिए ये मैंने बताया जैसे कि कैपिटल एंड रिजर्व एनालिसिस ऑफ सब्सिडरी ही है तो सब्सिडरी का अमाउंट ही आएगा. शेयर कैपिटल में 20,000 इधर लिख दिया, यानी ये लिख दिया, और शेयर प्रीमियम है 10,000 का, वो भी लिख दिया. रिटेन अर्निंग्स क्वेश्चन में इधर गिवन होगी. जे रिटेन अर्निंग्स स्टूड एट 20,000, तो ये जो रिटेन अर्निंग्स है वो प्री में आ जाएगी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाले पीरियड में. और पोस्ट के लिए देखेंगे बैलेंस शीट में अब कितनी हो गई है 25,000. तो कितने का चेंज? 5,000 का चेंज, यानी कि पहले 25,000 थी, अब मतलब और पहले 20,000 थी, अभी 25,000 है, तो 5,000 का चेंज चेंज इधर आ जाएगा. दोनों को टोटल कर दिया इक्वल्स टू सम का फॉर्मूला लगा के, और फिर उसके बाद 80% एक्वायर है तो इधर 80% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इधर भी 80% पोस्ट का, इधर प्री का 20% और इधर पोस्ट का 20%. ये वर्किंग नोट नंबर 1 में काम आएगा, ये 2 में आएगा, 1 और 3 में आएगा, और ये 3 में आएगा. तो पहला वर्किंग नोट है अपना गुडविल का. तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है. बैलेंस शीट में देखते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, तो 60,000 है. 16,000 इधर अपन ने लिख दिया. फिर उसके बाद माइनस करेंगे इसमें से बॉक्स नंबर 1. बॉक्स नंबर 1 कौन सा है? 40,000 वाला. तो अपन ने बॉक्स नंबर 1 माइनस कर दिया. फिर गुडविल ए मिल जाएगी अपन को दोनों को ऐड करने पर. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस बॉक्स नंबर 1 करेंगे तो गुडविल ए मिल जाएगी. फिर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई देखेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है 12,500. फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई लिखेंगे, उसमें से बॉक्स नंबर 3 माइनस कर देंगे. बॉक्स नंबर 3 माइनस करने के बाद गुडविल बी मिल जाएगी, और गुडविल सी निकालने के लिए गुडविल ए प्लस गुडविल बी कर देंगे तो गुडविल सी आ जाएगी. इम्पेयरमेंट कोई है नहीं तो जीरो ही लिखेंगे, और अपनी गुडविल एट द डेट ऑफ गुडविल एट रिपोर्टिंग डेट अपनी मिल जाएगी इस चार्ट फॉर्मेट के हिसाब से, और ये गुडविल हम बैलेंस शीट में लिखेंगे. अब देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 जो कि है कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स का. सबसे पहले देखते हैं कि रिटेन अर्निंग्स बैलेंस शीट में कितनी दी हुई है. तो पेरेंट की देखनी है, जिससे कि वर्किंग नोट में लिखा हुआ है इधर चार्ट फॉर्मेट में बैलेंस ऑफ पेरेंट लिमिटेड. तो अपन ने बैलेंस ऑफ पेरेंट लिमिटेड यानी बैलेंस ऑफ डी लिमिटेड देखा तो 70,000 की रिटेन अर्निंग्स है, वो अपन ने लिख दी.
फिर उसके बाद इसमें से अपन माइनस करेंगे बॉक्स नंबर 2। इधर गिवन है बॉक्स नंबर 2 माइनस करना है। वो बॉक्स नंबर 2 भी माइनस किया और फिर उसके बाद अपन को एनसीआई का अमाउंट मिल जाएगा। सॉरी, कंसोलिडेटेड रिटेन मिल जाएगी। अब निकालना है एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इसमें बॉक्स नंबर 3 ऐड लेंगे, बॉक्स नंबर 4 लेंगे, उसमें गुडविल बी लेंगे जो अपन ने यहाँ पर निकाला, और तीनों को ऐड कर देंगे तो अपन को मिल जाएगा एनसीआई। अब बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तीनों वर्किंग नोट के फिगर आ गए। बैलेंस शीट में सबसे पहले है नॉन करंट एसेट्स, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो दोनों को ऐड कर दिया 85,000 और 18,000। फिर गुडविल अपन ने इधर से जो निकाली थी वर्क नोट से वो लिख दी 22,500। करंट एसेट्स के लिए 1,60,000 प्लस 84,000 कर दिया, और अपना एसेट साइड का टोटल एसेट आ गए इतने। अब देखेंगे ऑर्डिनरी शेयर्स, जो कि हैं इधर। शेयर्स जो बैलेंस शीट में आएंगे या शेयर प्रीमियम आएगा वो हमेशा पेरेंट का ही आएगा, तो 65,000, और शेयर प्रीमियम 35,000। ग्रुप रिटेन अर्निंग्स के लिए ग्रुप रिटेन अर्निंग्स अपन ने फाइंड आउट करी है वर्किंग नोट नंबर 2 से 74,000, तो इधर आ गया 74,000। एनसीआई भी अपन ने फाइंड आउट किया वर्किंग नोट नंबर 3 से 13,500, वो भी इधर लिख दिया। करंट लाइबिलिटीज के लिए पेरेंट और सब्सिडरी की दोनों ऐड कर दी और टोटल किया तो अपना आया 369,500। एसेट साइड का टोटल और लाइबिलिटी साइड का टोटल मैच हो गया, और ये टीवायू खत्म। इस चार्ट फॉर्मेट की वजह से काफी ज्यादा इजी हो गया इस टीवायू को सॉल्व करना। वैसे ही एक बार टीवायू 2 देखते हैं। टीवायू 2 में बोला है जैक acquired 60% of the ordinary share capital of D on 31st December 2006 for 2,40,000. At this date, the net asset of Daniel were 3,60,000. और अपन को चाहिए what goodwill arise on the acquisition if the NCI is valued using the proportion of net asset method। पहले नेट एसेट मेथड से निकालना है, यानी कि सिर्फ गुडविल ए निकालते हैं जिसमें, और एनसीआई इज वैल्यूड यूजिंग द फेयर वैल्यू मेथड एंड द फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई ऑन द एक्विजिशन। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई दी हुई है और फेयर वैल्यू ऑफ मेथड से भी निकालना है, यानी कि गुडविल बी भी फाइंड करनी पड़ेगी और दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं नेट एसेट मेथड, जिसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखा है 2,40,000। इसमें से बॉक्स नंबर जो अपन 1 माइनस करते हैं उसका वैल्यू दे रखा है डायरेक्ट इन्होंने। एट द डेट एट दिस डेट द नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन जो होता है वो अपना प्री का ही होता है, पीरियड एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो बॉक्स नंबर 1 का 60%, क्योंकि लिए 60% ही जैक ने एक्वायर किया है, और फिर उस माइनस करने के बाद अपन को मिल जाएगा गुडविल ए, यानी कि अपनी जो गुडविल है एज पर नेट एसेट मेथड। अब फेयर वैल्यू मेथड देखते हैं एक बार। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वही रहेगा 2,40,000। बॉक्स नंबर 1 माइनस किया अपन ने, गुडविल ए आ गई जो कि फर्स्ट में निकाला ही अपन ने। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000। उसके बाद अपन माइनस करते हैं बॉक्स नंबर 3, जो कि होता है एनसीआई का परसेंटेज एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाले का, तो 3,60,000 का 40%। और फिर गुडविल बी आ जाएगी फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई में से बॉक्स नंबर 3 माइनस करने पर, और इधर गुडविल ए और गुडविल बी को ऐड कर देंगे तो गुडविल सी मिल जाएगी, जो कि अपना आंसर होगा। इसको एक बार देखिए, अगर इसमें कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।
थैंक यू।